2024 लोकसभा चुनाव के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सारी मेहनत और कोशिशें हैं, ऐसा लगता है कि उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। विदेशों में जाकर चाहे मोदी मोदी के कितने भी नारे लगवा लें या फिर दूसरी पार्टियों को तोड़कर अपनी सरकार को मजबूत कर ले या अपनी सरकार बनवा ले, इन सब का कोई फायदा 24 के चुनाव में भाजपा को होता नहीं दिख रहा है। भारत का आईटी सिटी बेंगलुरु 17 और 18 जुलाई को विपक्षी एकता की एक बड़ी मिसाल कायम करने जा रहा है। विपक्ष की 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां एकजुट होकर भाजपा को कैसे हराएंगी, इस पर पूरा खाका तैयार होने जा रहा है। सोनिया गांधी सक्रिय भूमिका में नजर आएंगी, राहुल गांधी अपने तरीके से काम करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम पार्टियों को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता कैसे मजबूत हो और बीजेपी को सत्ता से 2024 में कैसे बेदखल कर दिया जाए, इस पर पूरी तैयारी और मेहनत कर रहे हैं। 17-18 जुलाई को क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि वो पार्टियां जो अब तक इस महागठबंधन से या जो विपक्ष का यूनाइटेड फ्रंट है उससे दूरियां बनाई हुई थी, वो भी अब इसके करीब आ रही हैं। बेंगलुरु में जो बैठक होगी 17-18 जुलाई को, उसमें 8 नई पार्टियां भी शामिल हो रही हैं। बिहार की राजधानी पटना में जो 23 जून को बैठक हुई थी उसमें 17 पार्टियां शामिल हुई थी, लेकिन बेंगलुरु में 24 से ज्यादा पार्टियां शामिल हो रही हैं, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पीएम न बन पाए, इसको लेकर विपक्षी एकता अपनी पूरी ताकत लगा रही है। जिन 8 नई पार्टियों के शामिल होने की खबरें आ रही हैं उसमें एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस। इसमें खास बात यह है कि केडीएमके और एनडीएमके जो दक्षिण भारत की पार्टियां हैं वो 2024 में एनडीए का हिस्सा थी, यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल में शामिल थी, लेकिन अब वो इस दल का हिस्सा यानी बीजेपी का साथ नहीं देगी 2024 में। दक्षिण भारत देश का एक ऐसा हिस्सा जहां पर बीजेपी पहले से ही कमजोर है। दक्षिण भारत में करीब 130 सीटें हैं लोकसभा की, इनमें से बीजेपी के पास इस समय 29 सीटें हैं। 29 में भी 25 सीटें कर्नाटक से उनके पास थी, लेकिन कर्नाटक में सत्ता गंवाने के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी का कर्नाटक से अब लोकसभा चुनाव में भी उसी तरीके से सुपड़ा साफ होगा जैसा विधानसभा चुनाव में हुआ है। भले ही वोट परसेंटेज बीजेपी का ठीक ठाक रहा कर्नाटक चुनाव में, लेकिन वो सत्ता गंवा चुकी है। अब लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह का परिणाम आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा तेलंगाना में 4 सीटें हैं बीजेपी के पास, तो इस हिसाब से 130 सीटों वाले दक्षिण भारत के इस हिस्से से बीजेपी के पास 29 सीटें हैं। लेकिन जिस तरह की रणनीति और भूमिका बनाई जा रही है उससे कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में ऐसा प्रयास रहेगा कि बीजेपी को 2-4 सीटें बहुत मुश्किल से मिल जाए, क्योंकि तेलंगाना में भी बीजेपी की हालत खराब हो रही है। वहां पर बड़े विपक्ष की भूमिका में इस समय कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। कांग्रेस अपने आप को वहां पर बहुत तेजी से मजबूत कर रही है और केसीआर के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी है भारत राष्ट्रीय समिति, उसके सामने कांग्रेस पार्टी बड़ी भूमिका में है, न कि बीजेपी। इसीलिए तेलंगाना से, कर्नाटक से बीजेपी का सफाया होने की भरपूर उम्मीद की जा रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में वैसे भी बीजेपी के पास 2019 में भी 0 सीटें आई थी, तो यहां से बीजेपी को वैसे भी कोई सीट नहीं आ सकती है। तो दक्षिण भारत का जो ये पूरा हिसाब किताब है, पूरा गणित है, वो विपक्षी पार्टियों के फेवर में नजर आ रहा है और बीजेपी के लिए इन 130 सीटों में से 2-4 सीटें लाना भी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है।
अब उत्तर भारत की बात करेंगे, उस पर अलग से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि वहां के क्या हालात हैं। लेकिन अगर इन 130 सीटों में से 120 या 25 या 15 सीटों पर विपक्षी एकता मजबूती से लड़ती है और वो इन सीटों को जीत जाती है, तो सोचिए देश में राजनीतिक समीकरण किस तरह से बन जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का पूरा समीकरण किस तरह से बिगड़ जाएगा। इस बीच 17-18 तारीख को जो बेंगलुरु में बैठक होगी, उसके ठीक पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी की तरफ से एक डिनर रखा गया है। उसमें भी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उधर राहुल गांधी अपने हिसाब से लोगों के बीच जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से, चाहे वो दिल्ली के करोल बाग में मोटर मैकेनिक से उन्होंने मुलाकात की या फिर हरियाणा में उन्होंने किसानों के बीच कुछ समय गुजारा। इस तरीके से बीजेपी को राहुल गांधी का लोगों के बीच जाना, या फिर इसके पहले वो मणिपुर गए, मणिपुर के मामले में यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों कुछ नहीं बोले, उस पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया या प्रधानमंत्री वहां गए नहीं। ऐसी स्थिति में जब बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे थे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय के लिए रुकवा दिया, तो अपने देश में अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है जो अभी भी जारी है, लोग अभी भी बेघर हैं, हालात ठीक नहीं है, अपने अपने समुदाय के बीच लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका घरों से निकलना अब भी दूभर है, हालात अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री वहां का दौरा करने क्यों नहीं गए, इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी वहां गए, लोगों के दुख दर्द को साझा किया, उनकी समस्याओं को सुना। इस तरीके से राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं तो उनकी अपनी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए बीजेपी के नेता, खास करके स्मृति ईरानी जैसी नेता लगातार राहुल गांधी पर हमले करती नजर आती हैं, संबित पात्रा जैसे नेता उन पर प्रहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन राहुल गांधी का कद धीरे धीरे इतना बड़ा होता जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो बीजेपी जो खुद को देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसका 2024 में क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि विपक्षी एकता, यूनाइटेड फ्रंट या विपक्षी गठबंधन जो है वो बहुत मजबूती के साथ आगे की रणनीति पर काम कर रहा है और बीजेपी में बिखराव है। एनडीए पहले ही बिखर चुका है, छोटी छोटी पार्टियों को लाने की पूरी जद्दोजहद भाजपा की तरफ से की जा रही है, लेकिन उसमें बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, उन जैसे नेताओं को लाकर एनडीए को मजबूत बनाने की कुछ कोशिशें और कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। जीतन राम मांझी जैसे नेताओं को लाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी वो बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो बीजेपी की ये तमाम कोशिश कहीं ऐसा ना हो कि 2024 में धरी की धरी रह जाएं और जो विश्व गुरु का नारा बीजेपी के नेता दे रहे थे उसकी हवा निकल जाए। आपकी इस बारे में कोई राय हो तो अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। We will fight together. Certainly this BJP's politics of dividing the political party through ED, using ED and money is have a bigger price for them in the coming election. Therefore people are ready to defeat BJP. Therefore